चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। चलो तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एल्काइंस स्टार्ट किया जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन था कुछ, ठीक है, और इसमें CH2N2C14 HNO डाल दिया गया था, तो ये पाई बॉन्ड पे यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, ठीक है। ये हो गया अपना A। अब इसमें HBr डाला जा रहा था, साथ में आई थिंक हीट भी था या नहीं भी था। तो अच्छा, कई बच्चे यहाँ फंस गए होंगे, है ना, कि यार ये तो पाई बॉन्ड है नहीं इसके पास तो सब सिग्मा है, तो हम लोग HBr क्या करेगा, ठीक है। तो देखो, तो यही बात है, अपने को कुछ बातें जो हैं, है ना, वो ध्यान रखना होगा। जैसे ये हम लोग एक बार पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग ये पढ़े हैं कि यहाँ पर क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग जब होगा तो इसके पास एंगल स्ट्रेन होता है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन दे देता है। याद आई बात, है ना। कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लो एल्केन जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तब वहाँ पे पहली बात हम लोगों ने ये किए थे कि इनके पास पाई बॉन्ड न होते हुए भी हम ये एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। तो उसका एप्लीकेशन देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या। अच्छा, ये बॉन्ड तो कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, कहीं भी एक जगह H एक जगह ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। नहीं, अगर यहाँ से टूटेगा तो एक जगह H एक जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक जगह H एक जगह ब्रोमीन यहाँ से जुड़ जाएगा, या ब्रोमीन यहाँ H यहाँ जुड़ जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था मिक्सचर ऑफ B, क्योंकि B जो है ना वो कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये बॉन्ड तोड़े और H यहाँ और ब्रोमीन यहाँ जोड़े हम लोग, तो देखो एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ब्रोमीन ये C14 होगा, एक प्रोडक्ट अपने पास मिलेगा ब्रोमीन ये C14 होगा, और एक प्रोडक्ट अपने पास मिलेगा ब्रोमीन और ये C14 होगा। क्या यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, कि इन्हीं तीनों में से कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कोई प्रोडक्ट क्या मिक्सचर, ये तीनों मिलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि इसका एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है ना, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बन रहा है, अगर इसको 1 मोल लेंगे तो ये 1 मोल बन रहा होगा। तो अब इस 1 मोल में कुछ इधर से टूटेगा, कुछ इधर से टूटेगा, कुछ इधर से टूटेगा, है ना। तो अपने को बेसिकली ये तीनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था कि इसमें अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया गया था, मतलब बेसिकली E2 करा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ वाला H निकल कर यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा, मतलब यहाँ से एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये इसमें C14 कौन सा होगा, ये वाला। इसमें अगर ऐसा होगा तो इसमें यहाँ वाला H निकल के ये बॉन्ड यहाँ, ये बाहर, तो इसमें C14 ये वाला होगा, और इसमें ये वाला अगर H निकलेगा तो एक प्रोडक्ट और मिलेगा जिसमें C14 ये वाला होगा। तो 3 एल्काइल हैलाइड मिले थे, उसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों डिफरेंट हैं, ये तीनों में से कोई सेम नहीं है। ये देखो आप पहले, तभी तो मिक्सचर लिखा हुआ है। तो ये बात भी आपको समझनी है कि यहाँ पे C14 इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, तो तीनों अलग अलग हुए, ये तीनों भी अलग अलग थे, ठीक है। ऐसा बन गया। अब देखो, अब इसमें क्या कर दिया जा रहा है, इसमें परऑक्सी एसिड डाल दिया जा रहा है और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया जा रहा है। तो इसमें इपॉक्सीडेशन अगर हम लोग कराएंगे, लेट अस से CF3COOH ऐसा करा दिए पहले स्टेप में, या PBA जो दिया था, जो भी दिया था, इपॉक्सीडेशन करा रहे थे, और बाद में हम लोग H3O+ हाइड्रोलिसिस करा दे रहे थे। तो तीनों से जो इपॉक्साइड बनेगा वो बना लो, ये बना, इससे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये C14 आएगा, और इससे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये C14 आएगा। अब जब इसका यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कराए हैं, अभी सिर्फ इपॉक्सीडेशन कराए हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो H+ इस पर करेगा अटैक और OH इस पर करेगा अटैक। याद आ गया सबको। तो देखो
डाई ऑल तो बन जाएगा, तो इसमें बनेगा एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ये C14 और ये कायरल है तो 2 कंपाउंड बनेंगे। इसमें भी वैसे ही होगा, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ये कायरल होगा और इसमें C14 ये वाला है तो 2 ये भी बनेगा। और इसी तरह से लास्ट वाले में भी एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ये C14 है और कायरल भी है तो 2 यहाँ भी मिलेगा। तो टोटल प्रोडक्ट जो मिलेंगे अपने को वो 6 मिलेंगे। बोलो भाई। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सिन होता था तो यहाँ पर तो एंटी ही आएगा, तो यहाँ से तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि तो सिन जुड़ता था। भाई तो सिन जुड़ता था, लेकिन सिन इधर से भी जुड़ सकता है और सिन पीछे से भी जुड़ सकता है। तो अगर इधर से जुड़ेगा तो एक प्रोडक्ट और पीछे से जुड़ेगा तो दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2-2 लिया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट मिक्सचर अगर यहाँ पे D का पूछा गया है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और यहीं पर ये बढ़िया हो गया है। इसके बाद जिन लोगों ने सोच लिया है ये, तो उसके बाद तो फिर है ना केक वॉक है, कुछ है नहीं, है ना। तो यही आपको सोचना था बस। ठीक है, चलिए तो बढ़ा जाए आगे है। तो इसलिए जो बातें हम लोगों ने नोट्स में, जो बातें हम लोगों ने लिखी हैं, जो करी हैं, वो आप निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए आपको ध्यान रखना है ना। आपको रिवाइज करते रहना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उन नोट्स में आपका मैक्सिमम ये बातें हैं जो बातों का कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल में किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल आता रहता है। ठीक है, और इतनी ही बातें हैं घुमा फिरा के। बढ़ा जाए आगे, चलो तो इसको मिटाया जाए। अभी देख लो सब लोग, और अब आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, तो अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एल्काइंस। नया चैप्टर क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट, लेकिन एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन है ना, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब देखो क्या है। अच्छा एक चीज़ मैं और बात कर लूँ, जैसे कुछ बच्चे कोर्स को लेकर थोड़ा सा विचलित हैं, नहीं, उनको ऐसे लग रहा है कि सर हम लोग कब कोर्स ख़त्म होगा, क्या होगा, कैसे होगा। देखो इस चैप्टर वाइज मत जाओगे, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके तरीके से मत देखो। हम लोग कंक्लूसिव पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको ये दिखाई देगा, लेकिन इसमें बहुत सारी आगे की बातें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, जहाँ जिस चीज़ का रिलेवेंस है वहाँ पर उसको ले आया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी भी बातें बताई जा रही हैं जहाँ पर पहले आप हो सकता है उसको पढ़े हो और वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, तो इसीलिए कुछ बातें दोबारा भी बताई जा रही हैं जिससे आपका पीछे की बातें भी क्लियर हो रही हैं, और कुछ बातें ऐसी इंक्लूड हो रही हैं जो आगे मैं फिर नहीं बताऊँगा, फिर आगे मैं सिर्फ उसका नाम ले लूँगा। भाई देखो ये हम लोग पढ़े थे, क्योंकि ये ऐसा स्टेज है यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अटेंटिव हो, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, पहला मैकेनिज़्म है, सब कुछ है। तो आप जितना कैप्चर, जितना एब्जॉर्ब इस जगह पर करेंगे, जितनी ज़्यादा बातें आप इस जगह पर जान जाएंगे, उसको फिर लेकर आगे बढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आगे की भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आगे कहीं 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 एग्ज़ाम इस्तेमाल होती है, वो सब यहाँ पर लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी आप परेशान मत होइए। जैसे आगे बढ़ेंगे, जो बातें अब कुछ बातें रिपीट होंगी और कुछ बातें जो नई आएंगी वो बातें हम लोग कर लेंगे, बाकी सारी बातें आप मोर और लेस यहाँ पर सीख रहे हैं। समझ गए बात ना। चलिए तो अब देखा जाए तो एल्काइंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें भी देखा जाए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है,
अब एल्काइंस जो चैप्टर है ना वो जस्ट रेप्लिका है एल्कीन्स का। तो एल्कीन्स में हम लोग जितना डिटेल में जो बातें कर लिए, अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ रिएक्शन लिखना है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म होगा और इसमें कोई रिएक्शन नया नहीं है। इनफैक्ट एल्कीन से भी आसान, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है ना। चलो एक एक करके देखा जाए। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम लोग पहला करें तो लिखते हैं बाय डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल क्या होता है? देखो, अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल ना, जेम डाइहैलाइड हो जाएगा ये। और अगर 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन होगा तो इसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हैलाइड पढ़ रहे हैं तो इसलिए हैलाइड लिख रहे हैं। अगर OH होता तो जेम डाई ऑल बोलते, COH होता तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। समझ के बाद? तो विसिनल मतलब 1,2 डाइहैलाइड और जेमिनल मतलब 1,1 डाइहैलाइड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर होते हैं, मतलब विसिनल एंड जेमिनल्स आर पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर, नहीं। तो देखो, तो डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया ऐसा कुछ, मान लो हैलोजन ले लिया हम लोगों ने, एक एल्काइल विसिनल डाइहैलाइड ले लिया, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH हीट या हम लोग करा दे किसके साथ, ETO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। याद है E2 का जो रिएजेंट याद है वही है ना, तो ये E2 मैकेनिज्म ही है एक तरह से समझा जाए तो। देखो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक हैलोजन है, अल्फा पर हैलोजन है, बीटा पर H है, तो यहाँ से H गया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बाहर बन जाएगा क्या, RCXCHR, ठीक है। चाहे ये H निकाल के इस X को बाहर कर दो, चाहे ये H निकाल के इस X को बाहर कर दो, दोनों में से कोई एक बाहर हो जाएगा। तो ये बन गया मैकेनिज्म इज E2। सेम उसी तरह से एंटी होगा, है ना। विसिनल डाइहैलाइड है, ये H निकला, इस हैलोजन के साथ HX का लॉस हुआ E2 की तरह, याद करिए। तो यहाँ से ऐसा लॉस हुआ, ये ऐसा बन गया, है ना भाई। लेकिन हाँ, इस मेथड में एल्काइन बनाने के लिए इन दोनों पर H होना ज़रूरी है। अगर यहाँ एक R हो जाता या यहाँ R होता तो ये हैलोजन बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि फिर यहाँ पर E2 एलिमिनेशन नहीं हो पाता, क्या याद है ना। तो उसी तरह से बीटा H होना चाहिए दोनों पर। तो ले लिए, ऐसा बन गया। अब देखो तो अब सेम चीज़ इसी में एक बार और ये H+ निकले, ये बॉन्ड यहाँ बने, ये X बाहर हो, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, RC∼C∼R। तो ये अपना एल्काइन इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि देखो अब क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस हैलोजन के पास लोन पेयर होगा, तो यहाँ पर इस तरह का रेजोनेंस हो रहा होगा, नहीं। तो इसके पास जो है ना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दिख रहा है ना, क्योंकि ऐसा रेजोनेंस होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा। तो अब ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जितना अच्छा लिविंग ग्रुप ये था, क्योंकि यहाँ पर इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए ना अपने को और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो कि यहाँ से H+ निकाल के ज़बरदस्ती ये बॉन्ड बनवा के इसको बाहर करे। समझ के बाद? तो इन बेस के बस का ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हम लोग को लेना होता है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं NaNH2- और इसके साथ हीट कर रहे हैं सोडामाइड, ठीक है। अब देखो, इससे या इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है ये, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये OH- है जो वाटर का कॉन्जुगेट बेस है, ये ETO- है जो ETOH का कॉन्जुगेट बेस है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वाटर होगा, फिर ETOH होगा, और इससे भी कम होता है अमोनिया। सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होता है क्या, इन तीनों में। तो इसका कॉन्जुगेट बेस है OH-, इसका कॉन्जुगेट बेस है ETO-, और इसका कॉन्जुगेट बेस है NH2-। बात आ रही है समझ में? तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये वीकर बेस होगा,
ये वीकर एसिड है तो स्ट्रॉन्गर होगा, ये सबसे वीकेस्ट एसिड है इन तीनों में तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ इधर से इधर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इस वजह से यहाँ पर हमने NH2 माइनस लिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, यही ये काम यहाँ पर इस तरह से करवा पाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन गया। हाँ, तो ये मेथड समझ में आ गई बात सबको। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात है कि यार अगर मान लो यहाँ पर हम लोग सिंपली ही NaNH2 के साथ ही हीट कर देते, ये न लेते, तो क्या बनता, तब तो और बढ़िया से बन जाता। मतलब ये H प्लस ये तो इसको तो कोई भी बाहर कर सकता है, ये भी बाहर कर सकते हैं, तो ये तो कर ही देगा, और फिर इसको भी कर दे, तो इससे एक ही बार में हम लोग को मिल जाएगा क्या, एल्काइन मिल जाएगा। तो एरो पर अगर ये इनमें से कोई लिखा है तो आप विनाइल हैलाइड तक जाओगे। ये कौन सा हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पर ही हैलोजन है, तो दिस इज विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर इनमें से लिखा है तो विनाइल हैलाइड, और फिर विनाइल हैलाइड को सोडामाइड रिड्यूस कर देगा, एलिमिनेट कर देगा HX का, तो एल्काइन बन जाएगा। और अगर एरो पर ये लिखा है तो सीधा एल्काइन तक चले जाएंगे। ठीक है, एक तरह का इसमें और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ऐसा दे दिया है RCHXCHXH, और यहाँ पर दे दिया मान लो NaNH2 हीट एक्सेस, और एक्सेस नहीं भी दिया है तो भी, तो क्या होगा भाई, ये H प्लस निकला, ये बॉन्ड बना, ये बाहर। ठीक है, ये H प्लस निकला, ये बॉन्ड बना, ये बाहर, क्योंकि NH2 दोनों को निकाल देगा, तो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा बन जाएगा। अब क्योंकि देखो मीडियम में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक एल्काइन बना है जिसके पास ये वाला H एसिडिक है, ये वाला H भी एसिडिक है, तो अब यहाँ पे फर्दर ये रिएक्शन हो जाएगा, NH2 माइनस जो है वो इस H प्लस को भी खींच लेगा और बना देगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस चार्ज Na प्लस और साथ में NH3। समझ गए बात। तो अगर ऐसा कोई टर्मिनल, मतलब यहाँ पे R की जगह पर H अगर है, मतलब टर्मिनल एल्काइन बन रहा है। टर्मिनल एल्काइन एक बार समझाया था आपको, टर्मिनल एल्काइन मतलब जो एंड में हो, मतलब उसके इस तरफ R ना हो, H हो, है ना, तो ये टर्मिनल एल्काइन हो गया। दोनों तरफ R होगा तो वो नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा। अगर एक भी तरफ H आ गया R की जगह पे तो वो टर्मिनल एल्काइन होगा। तो अगर टर्मिनल ले लिया गया है तो आप यहाँ नहीं रुकोगे, फिर आप यहाँ रुकोगे, क्योंकि ये सॉल्ट बन ही जाने वाला है अगर ये एक्सेस में है तो, क्योंकि मीडियम बेसिक है और ये एसिड बना है, एसिड बेस रिएक्शन फर्दर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। चलिए नोट कर लीजिए, अगला मेथड समझा जाए। हो गया, चलो भाई। फिर लिखो सेकेंड मेथड, लिखो बाय डिहाइड्रो halogenation of gem dihalides। सब रिपीटिशन है, अब देखो ध्यान से, जेम डाइहेलाइड से लिए, मतलब हम लोगों ने ऐसा ले लिया RCXXCHHR, तो ये जेम डाइहेलाइड हो गया, एक ही कार्बन पर 2 X है। सेम वही लॉजिक है, अगर हम एल्कोहलिक KOH हीट लिखें या हम लोग ETO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ ETOH हीट लिखें, तो यहाँ से एक H जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बाहर, बन जाएगा ऐसा RCX डबल बॉन्ड CHR, है ना। और फिर इसको, क्योंकि विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड मतलब क्लियर हो रही है ना बात सबको, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसी पर हैलोजन हो तो उसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे ना। और यहाँ पर फिर अपने को एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा, लाइक NaNH2, तो यहाँ H प्लस निकलेगा, ये बाहर जाएगा, मतलब फिर से हम लोग इस तरह से एल्काइन बना देंगे। तो जेम डाइहेलाइड से भी बन सकता है, लेकिन इन दोनों पर H होना चाहिए,
क्योंकि तभी 2H बाहर होगा, तभी एल्काइन बनेगा, है ना। अच्छा, फिर सेम चीज़ कि मान लो अगर ऐसा दे दिया, है ना। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसको डायरेक्टली NaNH2 से अगर रिएक्ट करा देते हो तो एक ही बार में सीधा एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि देखो ये क्वेश्चन एक बार IT पूछा है ना, तो इस बार स्पेसिफिकली हम लोग को बात करने की ज़रूरत है इस बारे में, है ना, क्योंकि वो इस बात को कंसिडर करता है ना, तो इस वजह से ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। IT आज क्वेश्चन में है ना, मैं बता दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, तो उसको जब करिएगा तब वहाँ पर आएगी ये बात। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मान लो टर्मिनल टाइप का ले लिया HHH और एरो पर दे दिया है NaNH2 हीट और यहाँ दे दिया है एक्सेस, तो सेम वही चीज़, H प्लस गया ये बॉन्ड इधर, ये बाहर, यहाँ से H प्लस गया ये बॉन्ड गया ये बाहर, मतलब अपने को एक टर्मिनल एल्काइन बनता दिखाई दे रहा है और यहाँ से फिर NH2 माइनस ये H प्लस निकाल लेगा। फाइनली हम लोग जो आंसर रिपोर्ट करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन पर माइनस चार्ज, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइनाइड। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ऑक्साइड, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज नाइट्राइड, एल्काइन पर माइनस चार्ज एल्काइनाइड, ठीक है ना, सेम चीज़। चल, तो हो गया ये, आगे बढ़ा जाए। सेम वही मेथड है, फिर एक और मेथड देखो, तीसरा मेथड आ जाओ, लिखो बाय डीहैलोजिनेशन, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ 1122 tetrahalides, by dehalogenation of 1122 tetrahalides, ठीक है। देखो तो 1122 टेट्राहेलाइड का मतलब ये है कि RC 1 पर 2x और 2 पर 2x, मतलब ये इनका रिलेटिव पोजीशंस है, मतलब कि 1 अगर एक कार्बन को 1 बोले तो उस पर 2 हो, 1 1 मतलब 2 बार हो, 1 पर है, और 2 पर 2 बार हो। ये नहीं कि फर्स्ट कार्बन में, मतलब वो IUPAC नॉमेनक्लेचर मत समझिए, ठीक है। समझाया जा रहा है कि 1122 टेट्राहेलाइड मतलब 1 और 2 पर 4 हैलोजन मिला जुला कर रहने चाहिए, ठीक है। अब याद करो कि डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं, एल्कीन के प्रिपरेशन में चलते हैं वापस, ठीक है। वहाँ पे एक जरा बात याद करिए कि एल्कीन में प्रिपरेशन में हम लोग बाय एलिमिनेशन ऑफ, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स, याद आ रही है बात, तो वहाँ पर हम लोगों ने भी कराया था डीहैलोजिनेशन, जो एंटी एलिमिनेशन होता था, जिंक ROH या NaI एसीटोन लेते थे, याद आ रही है बात, वही मेथड है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये ले लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग एरो पे ले लेंगे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हीट, या ले लेंगे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल हीट। सेम वही चीज़, यहाँ से X प्लस ये गया ये बाहर, यहाँ से ये बाहर, ये बॉन्ड इधर ये इधर, है ना, तो सीधा अपने को मिल जाएगा क्या, एल्काइन, ठीक है। तो अगर 1122 टेट्राहेलाइड अगर है तो सेम उसी तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पर सिन और एंटी का मतलब नहीं है, नहीं मतलब वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि सर ये एंटी एलिमिनेशन था E2, या ये भी एंटी एलिमिनेशन, यहाँ क्यों बात नहीं कर रहे हैं सर, यहाँ इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिस और ट्रांस बनना ही नहीं है, वहाँ पे बन रहा था सिस और ट्रांस क्योंकि एल्कीन बनता था, एल्काइन में तो सिस ट्रांस होता ही नहीं है क्या भाई, तो इसी वजह से यहाँ हम लोग वो बात नहीं कर रहे और करने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ गए बात, सिंपल सी बात है। चलो अब एक मेथड और देखो, फिर लिखो बाय डीहैलोजिनेशन, by dehalogenation
एंड कपलिंग बाय डीहैलोजिनेशन एंड कपलिंग ऑफ जेम ट्राईहैलाइड्स बाय डीहैलोजिनेशन एंड कपलिंग ऑफ जेम ट्राईहैलाइड्स, है ना। देखो जेम ट्राईहैलाइड का मतलब एक कार्बन पर 3 X, ये ना जेम ट्राईहैलाइड्स, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम लोग सिल्वर के साथ अगर इसको हम लोग हीट कर दें, है ना, ऐसा ईथर सॉल्वेंट ले लें। अच्छा, वुड्स रिएक्शन याद है ना, उसमें एल्काइल हैलाइड लेते थे और सोडियम ले लेते थे। वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि बहुत सारे मेटल से कर सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, जिंक भी लिया था तो फ्रैंकलाइंड हो गया था, कॉपर लिया था तो अल्मंड रिएक्शन हो गया था। तो कोई भी मेटल लिया जा सकता है ईथर सॉल्वेंट में, जेम ये जो एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, उससे एल्केन सेम मैकेनिज्म के थ्रू बना सकते हैं। लगभग वैसा ही रिएक्शन है कि सिल्वर पाउडर के साथ, है ना, सिल्वर पाउडर है, सिल्वर पाउडर के साथ जेम ट्राईहैलाइड लेकर हीट कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस सिंपली होगा क्या कि तीनों X टूटेगा, इस पर 3 वैलेंसी खाली होगी, ये तीनों X टूटेगा, इस पर 3 वैलेंसी खाली होगी, और ये तीनों सीधा सीधा सामने सामने आकर इस तरह से जुड़ जाएंगे और एल्काइन बन जाएगा। और सिल्वर 3 हैलोजन को लेकर 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 AgX बनाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ रहे बात? तो ये मेथड एक मेथड हो गया, है ना, एल्काइन बनाने का, ठीक है। तो एक बार इस पे भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, ठीक है। इसको नोट करके बता दो जरा प्रोडक्ट फट से। मेंस में पूछा है क्वेश्चन 4 नंबर का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एल्काइन पे क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल है ना, उसको बोनस पहले से मान के चलिए, ठीक है, बस बबल करके आना है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको नोट कर लो और फिर वो क्वेश्चन भी बता दो जल्दी से। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, लास्ट क्लास में ही बात हुई है, और ClClClH, है ना। और वैसे भी क्लोरोफॉर्म तो आप लोग जानते ही हो, क्या क्लोरोफॉर्म जो है काम की चीज़ है, नहीं तो इसलिए उसको याद अलग से नहीं करना होता है। क्लोरोफॉर्म तुरंत याद हो जाता है कि हाँ हाँ बेहोश करने का काम आता है, ठीक है। तो जो भी इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो बच्चों को याद कराना नहीं पड़ता है, बहुत तेज़ी से याद हो जाता है, ठीक है, काम की चीज़ है, नहीं। चलिए, तो एसिटिलीन बन जाएगा, नहीं, इसका कॉमन इथाइन तो बना, लेकिन इसका कॉमन नेम है क्या? एसिटिलीन, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। एक मेथड और है इसमें, वो भी देख लिया जाए। नेक्स्ट मेथड लिख लो, बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो ये हम लोग एल्केन भी बनाए हैं इससे, फिर एल्कीन भी बनाए हैं इससे, और अब हम लोग एल्काइन भी बना रहे हैं। देखो अगर मान लो ऐसा कोई सॉल्ट ले लिया जाए, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इस तरह का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा ले लिया जाए, और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, ठीक है, तो क्या याद है ना सबको कि ये बाहर जाता था, ये बाहर CO2 बन के जाएगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, और ये दोनों रेडिकल इस तरह से इमीडिएटली, क्योंकि दोनों अलग अगल बगल कार्बन पे बन रहे हैं, तो इमीडिएटली ये कंबाइन करके यहाँ पर इस तरह से एल्काइन बना देगा। 2 मोल CO2 बाहर जाएगा, 2 मोल NaOH बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। ये इसका पूरा इक्वेशन है। NaOH बन रहा है लगातार, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा एज द रिएक्शन
प्रोग्रेसेस, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, ये सिस हो चाहे ये दोनों CO आपस में ट्रांस हो, प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए भाई मिटा रहे हैं, ठीक है, आओ। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लोग एसिडिक नेचर की बात करें एल्काइंस के, तो देखो एल्काइंस जो है अपने वो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनल एल्काइंस और दूसरा नॉन टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी बात किए। तो टर्मिनल एल्काइंस कुछ इस तरह के एल्काइंस को बोला जाएगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बाद ये H हो, और ये H जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो टर्मिनल एल्काइंस का प्रॉपर्टी है, उसकी जो न्यूक्लियोफाइल वाली प्रॉपर्टी है पाई बॉन्ड की वजह से, वो तो है ही एल्कीन के जैसे, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके पास आ गई है कि इसके पास एक एसिडिक H भी होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इसका जो pK वैल्यू होता है वो 25 के आसपास होता है, मतलब K वैल्यू 10⁻⁻25। तो ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि इसको H2SO4 से कंपेयर करें या किसी भी ऑर्गेनिक एक बढ़िया एसिड से कंपेयर करें, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक टर्म्स में अगर बात करें तो एक अगर सफिशिएंट स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन एंड टर्मिनल एल्काइन, तो एसिडिक प्रॉपर्टी केवल टर्मिनल एल्काइन की होती है। तो अगर मान लो हम इसमें कुछ रिएक्शन लिखना चाहें, मान लो हमने लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका pK वैल्यू है 25, तो इसका रिएक्शन मान लो करा दिया गया NaOH के साथ, इसका रिएक्शन करा दिया गया KOH के साथ, इसका रिएक्शन करा दिया गया NaHCO3 के साथ, इसका रिएक्शन करा दिया गया मान लो Na2CO3 के साथ, है ना, इसका रिएक्शन करा दिया गया NaH के साथ, फिर इसका रिएक्शन करा दिया गया CH3MgBr के साथ, इसका रिएक्शन करा दिया गया CH3Li के साथ, फिर मान लो इसका रिएक्शन करा दिया गया सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, इस तरह का कोई एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा फटाफट बनाइए, ठीक है। ये सारे बेसेस हैं, ये सारे बेसेस हैं, बस ये एक्टिव मेटल है। एक टर्मिनल एल्काइन जो कि एसिडिक होता है, ये ले लिया गया है। तो इसमें फटाफट, है ना, आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फटाफट कर डालो। तो हो गया होगा। चलो देखो, इतना नोट कर लिया है सबने? आ जाओ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कुछ को तो कॉन्सेप्ट मालूम है ये कि कैसे होता है ना, लेकिन कुछ बस क्या देख रहे हैं कि भाई एसिड है सर, बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। याद करिए जीओसी में हम लोगों ने एक असाइनमेंट ही पूरा किया था, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखो तो ज़रा, फिजिबिलिटी मान लो अपने पास कोई एक HA एसिड है, एक B- बेस है, और ये रिएक्शन हो रहा है। ये बेस यहाँ से H+ खींच ले रहा है, Hb बन जा रहा है और A- बन जा रहा है। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, ये दूसरा एसिड है जो बना है, एसिड 2 बोल दो, और ये दूसरा बेस है, बेस 2 बोल दो।
तो ये रिएक्शन फीजिबल है या नहीं आपसे पूछता है ना। ये कैसे पूछता है, इस एक एसिड ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि ये एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा कि नहीं, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। दूसरा नाम फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा कि नहीं, पहला तरीका सेम चीज़ पूछने का। दूसरा स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, सेम तरीका दूसरा चीज़ पूछने का। यही चीज़ पूछने का दूसरा तरीका, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, फीजिबल होगा कि नहीं, है ना। ये बातें तीनों वर्ड का इस्तेमाल करके ये बातें पूछी जाती हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, अभी से पहले आप ये चीज़ चाहे जैसे जानते हो, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको एक यहाँ पर बात बताता हूँ कि ये रिएक्शन, एक तो यूनिवर्सल बात है, सबको मालूम है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्टेड तब होगा, है ना। मतलब मैं अगर लिखूँ यहाँ पर कि दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड शिफ्टेड, है ना, फॉरवर्ड शिफ्टेड, या क्या लिखा रह सकता है, फीजिबल, या क्या लिखा रह सकता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये तीनों वर्ड आप ध्यान से रखिए, है ना। इन तीनों में से कोई भी वर्ड लेकर पूछा जा सकता है। तो ये फॉरवर्ड शिफ्टेड कब होगा, व्हेन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है HA की, इट मस्ट बी ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HB, ठीक है। यही बात बेस को भी लेकर बोली जा सकती है कि B माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन A माइनस। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर इसकी ज़्यादा होगी, B माइनस मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है, अगर वो राइट हैंड साइड के बेस से स्ट्रॉन्गर होगा तो ये होगा। अगर यही बात अगर इस एसिड के टर्म से बोली जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एसिड है, अगर वो राइट हैंड साइड के एसिड से स्ट्रॉन्गर है तो ये होगा। और आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर ये बात ट्रू है तो ये ट्रू होगी ही होगी। तो आप चाहे ये देखो चाहे ये देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर बार आंसर सही ही आएगा। समझ के बात, कुछ लोग ये समझ के पढ़ते हैं, कुछ लोग ये समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम लोग अब से ये समझ के पढ़ेंगे, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को बस ये देखेंगे कि अगर अपना एसिड HA स्ट्रॉन्गर है HB से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एसिड राइट हैंड साइड के एसिड से स्ट्रॉन्गर है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। और ये बात यही बात कह रहा है। कैसे कह रहा है ज़रा समझो। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है इससे, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा इसके कॉन्जुगेट बेस से वीकर होगा, वही बात लिखा हुआ है, समझ रहे बात। तो अगर ये ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है, तो कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब से हम लोग सिर्फ ये चीज़ देखेंगे, बेसिक नहीं देखेंगे, एसिडिक देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब इतना जल्दी से नोट कर लो, है ना, इतना जल्दी से नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, चलो। तो अब देखो, ये जो समस्या है इसको वंस एंड फॉर ऑल हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि कोई भी दो एसिड, मान लो कोई भी दो ऑर्गेनिक एसिड ही हैं, तो उनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, हम लोग अगर वो सेम क्लास ऑफ एसिड्स हैं तब तो उनका रिलेटिव हम लोग रेजोनेंस से, इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड्स हैं तो उनमें से कौन स्ट्रॉन्गर है ये बात हम लोग नहीं बता सकते, समझ के बात। उसमें हम लोग 10 में से 8 बार गलत कर देंगे, दो ही बार सही होगा, और हम लोग को लग रहा होगा कि हम लोग सही लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अगर लिखें, जैसे मान लो हमने लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, या लेट अस से CH, और हमने लिख दिया NH2H मतलब अमोनिया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कि ये, तो आप ये H+ निकालोगे, इस पे निगेटिव आएगा, ये H+ निकालोगे नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा।
तब आप सोचोगे यार कार्बन तो यहाँ sp है, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि sp कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, फंस जाओगे। समझ रहे हैं बात। या मान लो अगर ऐसा पूछ लिया गया कि लेट अस से हमने ऐसा लिख दिया, कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, और मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया गया कि भाई ये एक एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड टाइप का ले लिया गया, इस H के बारे में बात किया गया, तो यार यहाँ से H+ निकला, इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा, इक्वल रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पर H+ निकलेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इधर ऑक्सीजन पे भी जाएगा, इधर ऑक्सीजन पर भी जाएगा, तो इस पे भी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है, इस पे भी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है, तो अब इसमें इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, कहानी आ रही है ना समझ में। या अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि देखो RNH2H+ मतलब RNH3+ का ये वाला H ज़्यादा है, या मैंने पूछ लिया कि भाई फिनॉल का ये वाला H ज़्यादा है, तो ये तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, क्योंकि अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे जुड़े H पर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो अब इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, तो 99% चांसेस है कि आप गलत करोगे लॉजिक लगाकर। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया गया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तब आप बता सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है, तब आप बता सकते हो। या मैंने पूछ लिया कि एसिटिक एसिड है और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देंगे तो कौन एसिडिक है ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग GOC में कर रखे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लोगे। लेकिन जब कहीं ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ जाए जहाँ पर एक फैक्टर इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है तो दूसरा उसको, तो डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड्स में हम लोग को ये बात बताना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। समझ रहे ना बात। अगर मैं एक और जनरल बात लूँ कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में और लेट अस से HCl में, मैं आपसे पूछूं इसमें और इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो क्योंकि आपको पता है, ये बात आप याद करके बैठे हो कि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, आप ऐसे याद करके बैठे हो तो आप ये कर सकते हो, इसलिए आप बोल दोगे ये। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लॉजिकली एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे कि H+ बाहर जाएगा, यहाँ सिर्फ मामूली सा Cl- बन रहा है, और यहाँ H+ जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, और ये सिर्फ एक Cl- बन रहा है। हाँ, लेकिन ये एक बड़ा आयन है, ये एक छोटा है बट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है। अब मैं बोलूँ कि लॉजिकली एक्सप्लेन करो, समझ के बात ना, फंसेंगे यहाँ पर। तो अब आपको लगेगा कि अरे यार हाँ बात तो सही है, ये सिर्फ बड़ा है और यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जा रहा है, तो किसको ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से इसमें हम लोग हमेशा सर नहीं फोड़ेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात, एक ऑर्डर हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर मैं यहाँ पे अभी लिखूँगा, उस ऑर्डर ऑर्गेनिक एसिड्स का ही, जो अपना परव्यू है केवल उतना, ऑर्गेनिक एसिड्स का ऑर्डर हम लोग एक है, उसको 2-4 बार घर पे लिख के आप याद कर लेंगे। नहीं याद होता है कोई बात नहीं, आप वो असाइनमेंट GOC वाला फिर से लगा लोगे ये ऑर्डर से, तो आधा 50% 60% वो ऑर्डर का यूज़ वहाँ आ जाता है, तो वैसे ही याद हो जाएगा। और नहीं तो अभी हम लोग एल्काइंस पढ़ रहे हैं, अभी अल्कोहल बाकी है, फिनॉल बाकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी है, अमीन्स बाकी है, ये सब में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। नहीं तो ये ऑर्डर मैं जहाँ जहाँ यूज़ आएगा मैं बार बार लिखूँगा, तो आप अपनी कॉपी पे उतनी ही बार ये बात लिखेंगे। और अगर आप 5 बार 6 बार भी ये कॉपी पे पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म होते होते लिख लिए तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो याद कराने की टेंशन मेरी है, वो हम याद करा देंगे। हाँ, कुछ एफर्ट करके आप खुद से याद हो जाए तो अच्छी बात है, आप एप्लीकेशन अभी से शुरू कर दोगे, ठीक है। चलो, तो
क्या करते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक बार हम लोग याद रखते हैं ऑर्गेनिक का। देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है, फिर होता है फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, फॉर्मिक एसिड के बाद होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद होता है नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक के बाद होता है फिनॉल, और फिनॉल के ही बराबर होता है HCN, है ना, इसी के बराबर होता है RNH3+, जो भी एग्जाम्पल लिखे थे, इसी के बराबर होता है NaHCO3, इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला H, और इसी के जस्ट बराबर होता है एक्टिव मिथिलिन का ये वाला H, एक्टिव मिथिलिन का। ये सब एग्जैक्टली लगभग सब बराबर एसिडिक होते हैं। इसके बाद आता है अपना वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल्स के बाद आते हैं एल्काइंस, एल्काइंस के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद, है ना, यहाँ लिख रहे हैं, अमोनिया के बाद आता है एल्कीन, ये वाला H, और एल्कीन के बाद आता है एल्केन। ठीक है भाई, तो ये ऑर्डर अब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब और बहुत सिंपल है। अगर देखो सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा है, फिर अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ज़्यादा कौन सा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर में ही हम लोग इंक्लूड कर लिए कि फॉर्मिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ये बात ध्यान रखनी होगी। फिर बेंजोइक एसिड के बाद कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है कार्बोनिक एसिड, फिर होता है फिनॉल, फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और इसमें भले ज़्यादा रेजोनेंस है लेकिन ऑक्सीजन से नेगेटिव पर रेजोनेंस जाता है, क्या कॉन्जुगेट बेस में, याद करिए HCN ये सब फिनॉल के बराबर है। फिर ये ऑर्डर है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है कि वाटर वैसे तो अल्कोहल से ज़्यादा होता है, लेकिन मिथेनॉल इज़ मोर एसिडिक देन वाटर। ये सब आप लोग किए होंगे GOC में, इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये ऑर्डर मैं यहाँ पर एक बार ज़रूर लिख दिया हूँ कि ये अब सबके लिए एक बात हो जाए, है ना, क्योंकि सब अलग अलग है ना प्रांत और अलग अलग जगह से लोग हैं, तो अब सबके लिए एक बात हो जाए कि यही बात अब देखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं pK वैल्यू भी यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको याद नहीं करना है लेकिन हाँ लिख लेना है, ठीक है। वो धीरे धीरे अगर बार बार देखते देखते आपको एक बार कुछ का pK वैल्यू अगर ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो उससे कोई लॉस नहीं है ना, उससे हम लोग कोई है ना हार नहीं जाएंगे। सल्फोनिक एसिड का ज़्यादा होता है, -1.7 -2 के आसपास होता है। अच्छा, कार्बोनिक एसिड का जो pK वैल्यू है, इसका फॉर्मिक एसिड का ये होता है 3.77, इसका होता है 4.2 बेंजोइक एसिड। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 से 6 के बीच में pK वैल्यू वैरी करता है। H2CO3 का होता है 6.35, फिनॉल एंड कंपनी इनका होता है 10, इन सब का pK वैल्यू 10 है, फिनॉल का, HCN का, इसका, अमीनियम आयन का, NaHCO3 का और एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड का, इन सब का 10। वाटर का होता है 15.7, अल्कोहल का होता है 16-17 के रेंज में, ठीक है। एसिटिलीन या एल्काइन का 25 बताया मैंने आपको। हाइड्रोजन 35 होता है, अमोनिया 38 होता है। देख लो, इससे कहीं कम एसिडिक है ये, इसका pK वैल्यू 25 है और इसका pK वैल्यू 38 है, मतलब इसका K वैल्यू 10⁻⁻25 है और इसका K वैल्यू 10⁻⁻38 है, मतलब 10⁻13 टाइम्स ये कम एसिडिक है इससे, क्या है ना, तो ये कम होता है। तो ये आप लॉजिक से नहीं बता सकते थे, है ना, ये ऑर्डर से ही ध्यान होगा। फिर एल्कीन का ये वाला H का जो pK होता है 43 के आसपास होता है और एल्केन का 48 के आसपास होता है, ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक जो है वो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके कॉन्जुगेट बेस हाईली बेसिक होते हैं। एक डाउट यहाँ कुछ लोगों को होगा कि सर हाइड्रोजन ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है, ये कैसे एसिडिक हो रहा है?
तो आप ध्यान रखिएगा इसको, है ना। हाइड्रोजन्स आर एसिडिक, ठीक है, उसका रीज़न मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा, है ना। बेसिकली रेजोनेंस की वजह से, है ना। अब फिर इसमें कंफ्यूज अगर आप होगे, इसमें कहाँ रेजोनेंस है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, ठीक है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन भी अपना एसिडिक होता है और pK 35 होता है, इनफैक्ट अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई सबको। अब आपको ये एसिडिक ऑर्डर है, लॉजिक आपके पास है कि अगर स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको समझाऊं, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, बेस यहाँ पर है OH माइनस, तो ये H प्लस खींचेगा, यहाँ बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और साथ में बन जाएगा H2O। तो यहाँ का एसिड ये है और यहाँ का एसिड ये बना, जो स्पीशीज़ ने H प्लस खींचा वो अब एसिड बन जाएगा। तो H2O में और एल्काइन में अगर ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, बैकवर्ड शिफ्टेड होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। समझ के बाद, तो अगर मैं इससे रिएक्शन करा रहा हूँ तो क्या ये बनेगा, तो मैं देखूँगा कि H2O इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्काइन। तो मतलब ये एसिड वीकर है, ये एसिड स्ट्रॉन्गर है, वीकर से स्ट्रॉन्गर नहीं जाता, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ के बाद, मतलब दिस रिएक्शन इज हाईली बैकवर्ड शिफ्टेड। ये बात आपको यहाँ पर बतानी थी। ये नहीं कि बेस देखे एसिड देखे बस बना दिए, नहीं बनेगा ये। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, तो ये बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। उसी तरह से KOH के साथ भी नहीं बनेगा क्योंकि वाटर ही बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर ये H प्लस खींच लेता है तो यहाँ H2CO3 बनेगा, और H2CO3 इज़ फार स्ट्रॉन्गर देन दिस। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा। Na2CO3 में अगर ये H प्लस खींचेगा तो HCO3 माइनस बनेगा। HCO3 माइनस मतलब यहाँ, तो इसका भी pK 10 के पास है और इसका 25 के पास है, तो ये एसिड भी इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मतलब यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा। समझ के बाद, स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा तो नहीं होगा, वीकर बनेगा तो बन जाएगा। अब यहाँ ले लिया है NH माइनस, तो ये H माइनस अगर H प्लस खींच लेगा तो यहाँ पे बन जाएगा H2 गैस और साथ में बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर एसिड बना और यहाँ का एसिड ये था, तो एल्काइन से हाइड्रोजन वीकर है, मतलब ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। समझ के बाद, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए उसका H प्लस निकालने के लिए, इन सब के बस की बात नहीं है। फिर CH3 MgBr, CH3 माइनस है, इसका H प्लस खींचेगा तो बना देगा CH4। CH4 मतलब एल्केन, तो ये ज़्यादा एसिडिक है कि ये ज़्यादा एसिडिक है? ये ज़्यादा एसिडिक है, तो स्ट्रॉन्गर से वीकर गया तो ये चीज़ फिजिबल होगी। उसी तरह से यहाँ CH3 माइनस है, यहाँ पर भी बन जाएगा CH4, तो ये भी फिजिबल हो जाएगा। एक्टिव मेटल हमेशा हाइड्रोजन गैस को, किसी भी अगर कोई भी हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, मतलब थोड़ा भी एसिडिक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाकर इसको हमेशा ही उड़ा देगा और RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस ऐसा बना देगा। समझ के बात ना? तो एक्टिव मेटल के साथ तो रिएक्ट कर ही जाएगा, बाकी में आपको देखना होगा क्या, ये वाला लॉजिक। ठीक है भाई, सबको इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, तो फटाफट इसको नोट कर लिया जाए। मिटाएं इसको। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? ये आगे तक आपको काम आएगा और बहुत यूज़ आता है। जब आप आखिरी जब
पड़ाव पर होते हैं अपने तैयारी के, जब आप मेन से एडवांस का पेपर देने जाते हैं, तब ये ऑर्डर आपको समझ में आता है ना, कि ये ऑर्डर का क्या यूज़ है, क्योंकि सब आपको एक जगह दिखने लगता है कि हाँ एकदम इस तरह का क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे लिख लिया जाए, देखो रिएक्शन ऑफ एल्काइनाइड्स। एल्काइनाइड समझ रहे हैं ना, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये है एल्काइनाइड। ठीक है, तो देखो इसका रिएक्शन अगर मान लीजिए वाटर के साथ करा दें, अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम किसी अल्कोहल के साथ करा दें, अगर इसका रिएक्शन हम लोग D2O के साथ करा दें, अगर इसका रिएक्शन मान लो हम लोग करा दिए R-Br के साथ, ठीक है, अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए ऐसा कुछ इपॉक्साइड के साथ, ठीक है, मान लो इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए RC डबल बॉन्ड O HR-, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए CO2 के साथ। ठीक है, तो देखो ये एल्काइनाइड है और इस पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये दो स्पीशीज़ की तरह काम कर सकता है, या तो ये बेस है या तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों स्पीशीज़ की तरह काम कर सकता है, बोलो भाई, क्योंकि ये एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस है। एल्काइन से H+ निकालोगे तो ये बनेगा, तो इसलिए बेस भी है, और क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा दें, तो वाटर एक एसिड हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसके पास एक एसिडिक H है। देखो ऐसा ध्यान से, HOH इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये बेस की तरह काम करके इसका H+ खींच लेगा और बना देगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C H, और साथ में बना देगा OH-। ठीक है, सिंपल बात। तो इसका रिएक्शन अगर इसके साथ करा दें, लेकिन फिर आपको देखना होगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो अगर ये एसिड बेस रिएक्शन है तो आपको फिर से देखना होगा कि ये रिएक्शन तब फिजिबल होगा जब LHS के एसिड से RHS का एसिड वीक हो। तो इधर का बेस ये था तो एसिड ये था, और इधर का बेस ये है तो एसिड ये है। तो इधर का एसिड वाटर और इधर का एसिड एल्काइन, कौन स्ट्रॉन्गर है? अभी ऑर्डर लिखे थे, चेक करो जल्दी से। वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन एल्काइन, तो स्ट्रॉन्गर से वीकर आया है, सही बात है, जाएगा। उसी तरह से अल्कोहल से भी ये H+ खींच लेगा, तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में RO-। तो अल्कोहल से भी ये वीकर है, तो स्ट्रॉन्गर से वीकर गया, जाएगा। कर सकते हो आप ये, बोलो। D2O सेम वही चीज़ कि यहाँ से अब ये D+ खींच लेगा, तो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C D और साथ में बन जाएगा OD-। अब D2O और H2O लगभग सेम क्लास ऑफ एसिड्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, ये भी रिएक्शन फिजिबल जाएगा। अब इसके पास एसिडिक H वाली बात नहीं है, ये एक एल्काइल हैलाइड हो गया, और अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे पता सर, कैसे हम पता करेंगे? सिंपल सी बात है, इन सब के पास एक एसिडिक H है। एसिडिक H अगर किसी मॉलिक्यूल के पास होगा तब आप एसिड बेस देखोगे। एल्काइल हैलाइड के पास कोई एसिडिक H नहीं, कोई पूरा GOC पढ़ लियो, एल्काइल हैलाइड में आज तक भी एसिडिक H ढूंढे हो? नहीं ढूंढे हो, तो है ना। इस वजह से अब इसको हम लोग ऐसा समझेंगे, देखो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इस पे पार्शियल नेगेटिव। याद करिए, हम लोग एक बार पढ़े थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन इससे कराए थे, तो H- एज न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करके ब्रोमाइड को बाहर कर देता था। या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े थे, कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़े थे, कुछ बातें याद आ रही हैं कि उसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करके ब्रोमाइड एज लिविंग ग्रुप बाहर कर देता था। तो ये भी अपना एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। RC ट्रिपल बॉन्ड C R-, ऐसा एल्काइन बन जाएगा। समझ गए ना बात? अच्छा, ये इपॉक्साइड का भी रिंग ओपनिंग होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में, तो ये बेस है तो बेसिक मीडियम है, तो इस पे भी इधर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव होगा,
किधर अटैक करेगा? बेसिक मीडियम में, इस तरफ या इस तरफ? तो ये इस तरफ अटैक करेगा जिधर हिंड्रेंस कम हो, और ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक मीडियम में कम हिंड्रेंस की जगह पर अटैक होता है। तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, यहाँ O माइनस आ जाएगा, यहाँ एक मिथाइल था ही, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CR ऐसा बन जाएगा। बोलो भाई, अगर यहाँ पर सेकेंड स्टेप में H प्लस भी दिया होता तो यहाँ H प्लस जोड़ दिए होते, तो ये भी एंटी रहेगा। याद आ रही है ना बात? उसी तरह से पढ़े ये हम लोग अभी अभी, ठीक है। इसमें भी देखो, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये एक पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। तो कोई भी स्पीशीज़ जिसमें एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है, तो ये वाला एटम इलेक्ट्रोफाइल होता है, जस्ट लाइक CO2। याद करिए, ओजोनलिसिस पढ़ाते समय हमने इस इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा करी थी, याद है? तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे करेगा अटैक, ये बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, तो बन जाएगा देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड इस कार्बन से यहाँ पर O माइनस, और एक तरफ H या R डैश है और एक तरफ R है। सेकेंड स्टेप में अगर यहाँ पर H प्लस दे दिया होता तो इस O माइनस पे हम लोग H प्लस जोड़ देते। तो एज न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं इसका कैसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सब ऑल्दो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट क्योंकि एल्केनाइड का एज न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है तो एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, CO2 में भी ये वाला कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बन जाएगा क्या? RC ट्रिपल बॉन्ड C। इस पर अटैक किया है C, एक डबल बॉन्ड है और एक हो गया है O माइनस। सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग H प्लस ले लिए होते तो यहाँ पर माइनस की जगह पर H आ जाता, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। तो एल्काइनाइड की तरह से, है ना, एज न्यूक्लियोफाइल ये इस तरह के रिएक्शंस दे सकता है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, एल्काइन के प्रॉपर्टीज़ पर। इस बात को एक बार बढ़िया से रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। चलो भाई।